हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीआईपी मैथ्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है यूपी बीएड जो प्रवेश परीक्षा होनी है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है, उसके लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसके माध्यम से आप लोगों के पास हम पहुंचाएंगे जो प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपी बीएड में। ठीक है, तो आज हम सामान्य ज्ञान से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस जो होंगे थोड़े क्वेश्चंस करेंगे बट डिटेल में करेंगे, उनके बारे में क्या है उसमें ये सब पूरा जानकारी लेंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आइए देखते हैं। ये पेपर जो है वो 2021 का है और 2021 के पेपर को आइए थोड़ा एनालिसिस करते हैं। क्या आया था, क्या पूछा गया था, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में माना जाता है? तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? वाराणसी। वाराणसी जो है वो क्या है? सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। थोड़ा वाराणसी के बारे में जानेंगे। वाराणसी को हम दूसरे नाम से बनारस या काशी के नाम से भी जानते हैं। ये दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में है और ये बनारस या वाराणसी का नाम पुराणों या रामायण महाभारत अनेकों ग्रंथों में आता है। अगर आप प्राचीन में पढ़ेंगे तो बनारस वाराणसी का नाम आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहले का हमारा आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है में स्थित है। मतलब 4 सिरों वाला शेर, ठीक है, जिसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, तो वो कहाँ पे स्थित है? तो ये पहले जानेंगे 4 सिरों वाला शेर क्या है। ये अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। ये 4 सिरों वाला है, ये क्या है हमारे पास? अशोक चिन्ह है जो भारत का राजकीय प्रतीक है। और इसकी जो लाट ली गई है वो इसकी जो लाट ली गई है सारनाथ में मिली थी, अशोक की लाट में। ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ हो जाएगा? इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। जो ये अशोक की लाट थी वहाँ से इसको लिया गया। ये थी कहाँ पे? ये सारनाथ में थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण प्रसिद्ध हुए थे। जो चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य, ठीक है, तो ये इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था जिसके कारण ये प्रसिद्ध हो गए थे? तो इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था वो क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर? अर्थशास्त्र, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र जो है वो क्या है? अर्थशास्त्र हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लिखित, जो कहते हैं कि हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इसके रचनाकार जो थे वो, जैसा कि आप सब जानते हैं, कौटिल्य थे। आचार्य मतलब जो क्या था? आचार्य चाणक्य थे। चाणक्य मतलब जो उनका नाम कौटिल्य भी था और विष्णुगुप्त भी था। ये उनके द्वारा रचित एक राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। तो चंद्रगुप्त के जो मंत्री कौटिल्य थे उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? वो अर्थशास्त्र था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो किनके बीच में हुआ था? तो पहला ये जानते हैं कि ये युद्ध कब हुआ था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो 21 अप्रैल, ये कब हुआ था? 21 अप्रैल, ये 21 अप्रैल को हुआ था 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। तो ये 21 अप्रैल 1526 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये किसके किसके बीच में हुआ था ये हमसे पूछ रहा है। तो यह युद्ध जो हुआ था ये दिल्ली के सुल्तान जो थे इब्राहिम लोधी,
और बाबर के बीच में लड़ा गया था। तो ये इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी और बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ। जो गदर आंदोलन था वो कहाँ आरंभ हुआ। तो जो गदर आंदोलन किस लिए वो हुआ था, ये जब गदर आंदोलन भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध किए गए आंदोलनों में से एक था। ठीक है, और इसमें लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, बाबा सोहन सिंह भकना और गुरदीप सिंह आदि इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो जो ये था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ये कहाँ आरंभ हुआ था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आरंभ हुआ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पारंपरिक फुलवारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। पारंपरिक फुलवारी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। जो पारंपरिक फुलवारी कढ़ाई शैली है वो कहाँ पे है, पंजाब में। तो इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा पंजाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, भारतीय सुधारकों द्वारा आरंभ किए गए सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के उन्मूलन का नेतृत्व किया था। जो सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था और जिसका नेतृत्व किया था वो कौन थे। तो आप सब जानते होंगे इसका आंसर, वो राजा राम मोहन राय थे। तो राजा राम मोहन राय, अब जानते थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। जो राजा राम मोहन राय थे, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ था। ठीक है, पुरानों विचारों से संपन्न बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, तो और सती प्रथा का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, राजा राम मोहन राय। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसने निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया था। संविधान का उल्लंघन, जो संविधान का उल्लंघन था किसके महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है। तो ये होता है राष्ट्रपति की प्रक्रिया में। जो महाभियोग राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की एक प्रक्रिया है। इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद, अगर बात करें किस अनुच्छेद में आता है, तो ये 161 में आता है, 124 में आता है, 5 में भी है और 217 में भी है। ठीक है, तो और 218 में मिलता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज पर कदाचार, अक्षमता और भ्रष्टाचार को लेकर संसद में किसी सदन में न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है, और इसमें ज़रूरी है कि कितने सांसदों का शामिल होना चाहिए, कितना क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसमें क्या है, जब ये लोकसभा में पेश किया जाता है तो कम से कम 100 हस्ताक्षर सांसदों के आवश्यक हैं। अगर नहीं हुए तो ये नहीं पास होगा। और राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं, तब ये पास होगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, भूक्षरण में कौन से कारक योगदान देते हैं। तो भूक्षरण होता है, भूक्षरण मतलब कि मृदा अपरदन। भूक्षरण का मतलब होता है मृदा अपरणन। इसका अर्थ क्या होता है, मृदा कणों का व्याय कारकों जैसे वायु, जल, गुरुत्वीय खिंचाव द्वारा पृथक होकर बह जाना। ठीक है, तो भूक्षरण में कौन से कारक योगदान देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियां, पशुओं का अतिचारण, वर्षा और हवा। क्योंकि भाई ये वर्षा और हवा के कारण होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, द सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है। जो सुंदरबन डेल्टा है वो किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरबन डेल्टा असम में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, बिहार में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है।
तो जो सुंदरबन डेल्टा है वो कहाँ पे है, सब जानते हैं, ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। ये पश्चिम बंगाल के एक दक्षिणी हिस्से में स्थित है सुंदरबन डेल्टा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश के पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम है। अब हमारे पास ऑप्शन दिया गया ब्राज़ील, जर्मनी, कनाडा, चीन। ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमें बताना है कि किस पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम है, पड़ोसी देश कहाँ सबसे अधिक हैं। तो ये जो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी हो जाएगा, चीन के पड़ोसी देशों की संख्या सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। 25 सितंबर 2019 को आईएमएफ के प्रबंध संचालक के रूप में निम्नलिखित में से किसे निर्वाचित किया गया है। 25 सितंबर 2019 को आईएमएफ के प्रबंध, तो आईएमएफ के प्रबंध क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो प्रबंध संचालक हैं उन किसको नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टलिनिया जॉर्जिवा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। तो 2004 में, 2008 में, 2014 में, 2016 में। जो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको राष्ट्रीय नदी नवंबर 2008 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था, नवंबर 2008 में। गंगा भारत और बांग्लादेश से मिलकर 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तरांचल के हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में भारत के लगभग 1/4 भू क्षेत्र को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये जब सबसे लंबी नदी है तो इसको कब ये घोषित किया गया था राष्ट्रीय नदी, ये 2008 में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। हड़प्पा को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो धौलावीरा था वो 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा गुजरात के कच्छ प्रदेश के उत्तरी विभाग खडीर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। ठीक है, तो धौलावीरा जो था वो 3 भागों में विभाजित था। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। इनमें से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे के आपस में जुड़े हुए हैं। पालघाट दर्रा कहाँ पे है। पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है। यह प्रायद्वीप भारत का प्रमुख दर्रा है जो केरल को तमिलनाडु तथा कर्नाटक से जोड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केरल से जोड़ता है। तो मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर है 16 क्वेश्चन कहता है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे, तो 11, 9, 10 या 12। तो भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य क्या है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इसको आंसर इसका पहला हो जाएगा हमारे पास 11। जो 11 मौलिक कर्तव्य थे वो इसमें शामिल किए गए थे। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य की जो बात की जाती है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वां संशोधन हुआ कब था, 1976 में। तो 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। इसे कहाँ से लिया गया था अगर बात करें जाए, इसको रूस से लिया गया था। इसे भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी थी, इनकी संख्या 11 थी। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर अधिकारी या न्यायालय
में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? परमादेश, अधिकार पुक्षा, उत्प्रेक्षण, निषेध। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा उत्प्रेषण। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई थी। वो कौन कौन से थे? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख और उत्प्रेक्षण, अधिकार पक्ष लेख। तो 17 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? गुरु पर्व त्योहार के रूप में किस सिख गुरु की जयंती मनाई जाती है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गुरु नानक देव। जो गुरु नानक देव की जयंती है गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। जो गुरु नानक देव थे वो सिखों के प्रथम गुरु थे। इनके अनुयायी इन्हें गुरु नानक, बाबा नानक, नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। गुरु नानक 20 अगस्त 1507 को सिखों के प्रथम गुरु बने थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? ये जो बैंक दे रखे हैं, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, फेडरल बैंक, ये कौन से बैंक हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो इलाहाबाद बैंक जैसा कि सब जानते हैं है, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक भी है। तो जो सार्वजनिक बैंक नहीं है वो हो जाएगा फेडरल बैंक लिमिटेड। तो हमारा जो फेडरल बैंक है निजी क्षेत्र का बैंक है, ये सार्वजनिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। 128, 198, 223, 249। तो ये जो है वो किसमें है? संविधान अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद होगा 249। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 249 में क्या कहता है? राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है, संसद को। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। 5वें अनुसूचित क्षेत्रों 5th शेड्यूल एरिया वाले जितने राज्य पंचायती अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंध अधिनियम 1990 के तहत आते हैं। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? इसके तहत कितने आते हैं? 10। तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय प्रायद्वीप डैश तक फैला हुआ है। जो भारतीय प्रायद्वीप है वो कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये हमारा जो है हिंद महासागर, एशिया के दक्षिण में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच फैला हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी। ये हो जाएगा हमारे पास हिंद महासागर। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा सेशन। अब सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोगों का प्यार बहुत चाहिए। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जैसा कि आप लोगों को जो वीडियो अपलोड किए जाएँ उनका नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग इस एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकें। नमस्कार।